हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जिसमें हम आपको इतिहास पढ़ा रहे थे। इतिहास में हमने आपको प्राक-ऐतिहासिक पढ़ा चुके थे। प्राक-ऐतिहासिक जिसमें हमने आपको प्राक-ऐतिहासिक पढ़ा चुका था। अब प्राक-ऐतिहासिक हमने देखो, इतिहास को हमने 3 भागों में बाँटा था। कितने भागों? और किसने इतिहास को बाँटा था, किस आधार पर बाँटा था, तो हम आपको अगली वीडियो में बता दिए गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे आद्य ऐतिहासिक। क्या पढ़ाएंगे भैया? आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। देखते हैं कि आद्य ऐतिहासिक क्या होता है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया है, जो प्राक ऐतिहासिक होता है इसमें लिखित स्रोत नहीं मिला, इसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। और प्राक ऐतिहासिक को कितने भागों में बांटा गया, ये हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। और ये भी बताया है कि जो आद्य ऐतिहासिक होता है इसमें लिखित स्रोत तो मिला, लेकिन क्या हुआ, पढ़ा नहीं गया। और आद्य ऐतिहासिक में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता। तो देखिए भैया, सिंधु सभ्यता होता क्या है? सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। मतलब कैसी सभ्यता है? देखिए, सिंधु एक नदी का नाम है। उस सिंधु नदी के किनारे एक शहर हुआ करता था। जो शहर था वो कई साल, मतलब देखिए, आप अपने दादा का घर देखे होंगे, जो मिट्टी का घर पहले होता था। वो मिट्टी का घर अंदर जब जाएंगे, थोड़ा सा कम से कम 1 फुट 2 फुट नीचे गहरा देखेंगे। ठीक है, अगर कोई मकान या कोई भी चीज 1000 2000 साल ऐसे छोड़ दो, तो एक समय ऐसा आएगा वह जमीन में विलीन हो जाएगा, लेकिन उसके कुछ साक्ष्य देखने को मिलेंगे। वैसे ही ठीक सिंधु सभ्यता था। सिंधु नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ था, जिसे हमने कह दिया सिंधु सभ्यता। यह सभ्यता क्या जमीन में विलीन हो गई थी, लेकिन उसके अवशेष और उसके साक्ष्य कुछ देखने को मिले, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसमें करेंगे? आद्य ऐतिहासिक में। क्योंकि इसमें मनुष्य लिखा तो था लेकिन पढ़ा नहीं गया। देखिए, सिंधु सभ्यता भैया एक शहरी सभ्यता है, जिसमें हमने आपको यहाँ पर लिखाया है सिंधु सभ्यता क्या है? यह एक शहरी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता तो भैया मान लीजिए शहर सभ्यता, ठीक है, मानते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी किसने दी? बात यहाँ पर ये फंसती है कि पहली जानकारी, मान लीजिए वो शहर जमीन में विलीन हो गया था, तो उसके बारे में पहली जानकारी दिए थे चार्ल्स मेसन ने दिया था। और सर्वेक्षण इसका किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? सर्वेक्षण किया थे कनिंघम साहब। ये कनिंघम ने क्या किया था? सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया था, उसका सर्वे जाकर किया था कि कहां तक ये शहर है, सिंधु नदी के किनारे ये शहर कहां कहां तक है। तो इसका सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने किया था। और सिंधु सभ्यता का नामांकन मार्शल ने किया था। किसने किया था? मार्शल ने किया था। तो सिंधु सभ्यता का नामांकन मार्शल ने कर दिया था। सिंधु सभ्यता की खुदाई, देखिए, शहर सभ्यता था भैया। अब उसके कुछ शास्त्र थे, तो दयाराम साहनी को ये काम सौंपा गया कि वो तुम जो जो साक्ष्य देखो उसको आराम से खोदो, देखो उसके अंदर कुछ साक्ष्य मिलता है का, तब तो हमको पता चलाएगा कि ये शहर कैसा था, विकसित शहर था, कैसा था, यहाँ की सभ्यता कैसी थी, यहाँ की रहन सहन थी। इसलिए दयाराम साहनी को इसकी खुदाई का काम सौंपा गया और दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई किया। तो खुदाई के बाद हमको पता चला कि सिंधु सभ्यता लगभग 300 से 350 स्थल थे। सिंधु सभ्यता में कितने स्थल थे? 300 से 350 स्थल थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि जो सिंधु सभ्यता हमारा था एक शहरी सभ्यता था, और इसमें लगभग 300 से 350 स्थल थे, जिसमें आपको गुजरात में 200 स्थल देखने को मिल जाएंगे। भैया, 300 से 350 स्थल से सिंधु सभ्यता में, क्या 300 से 350 स्थल पूरा याद करेंगे? जरूरी नहीं। तो भैया कुछ ना कुछ दायरा होगा। ठीक है, 300 350 स्थल होंगे, कुछ ना कुछ पूरा इलाका होगा। तो पूरा स्थल का नाम याद करना पॉसिबल नहीं, पूरा याद भी करना नहीं है। बस इतना जान लो, सबसे पूरब की ओर कौन सा स्थान था, सबसे पश्चिम की ओर कौन सा स्थान था, सबसे दक्षिण की ओर कौन सा स्थान था, और सबसे पूरब उत्तर की ओर कौन सा स्थान था। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सबका जानो, सिंधु सभ्यता में कौन कौन सा स्थान था, यही मेन है। यही आपके एग्जाम पूछता है, ये नहीं पूछेगा कि और जो मेन मेन सभ्यता है उसको पढ़ लेना है। ठीक है, अब भैया 300 से 350 स्थल है, कितना पढ़ेंगे? ठीक है,
तो आगे चलते हैं। देखें, जो हमारा सिंधु सभ्यता के सबसे पूरब की ओर जो था वो आलमगीर था। कहाँ था? आलमगीर था। अब भैया आलमगीर कहाँ है? सतलज में स्थित है। सतलज कहाँ है? हिंटन नदी के किनारे। और ये हिंटन नदी सिंधु सभ्यता में जाके मिल गया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, और सबसे अगर हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो पश्चिम की तरफ पाकिस्तान के पाकिस्तान में एक जगह है, उस जगह का नाम है सुतका गेंदोर। पाकिस्तान में एक जगह है, उस जगह का नाम है सुतका गेंदोर। और यह सुतका गेंदोर दास्क नदी के किनारे है। यह सुतका गेंदोर कहाँ है? दास्क नदी के किनारे। पूरब की ओर जाएंगे तो पूरब के आलमगीर, ये आलमगीर कहाँ स्थित है? सतलज में स्थित है। और सतलज कहाँ है? हिंटन नदी के किनारे। पश्चिम की तरफ अगर हम जाएंगे तो पश्चिम में पाकिस्तान के सुतका गेंदोर के दास्क नदी के किनारे स्थित है। शायद आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं हम आगे की तरफ। अगर हम इधर उत्तर की तरफ आते हैं तो उत्तर की तरफ कश्मीर के उत्तर की तरफ आते हैं तो कश्मीर के मांडा में एक कश्मीर के मांडा में स्थित है। और यह मांडा कहाँ है? चिनाख नदी के किनारे। शायद इतनी सी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर हम किधर जाते हैं? दक्षिण की तरफ जाते हैं तो दक्षिण में एक महाराष्ट्र जगह है और महाराष्ट्र के दैमाबाद के प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब भैया 300 से 350 स्थल, हमको 300 350 स्थल याद भी नहीं करना, कुछ मेन स्थल याद कर लेना है। और ये याद कर लेना है सबसे पूरब की ओर कौन सा स्थल था और वह कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे। ऐसे उत्तर दक्षिण, तो जो पूरब की ओर था वो आलमगीर के सतलज के हिंटन नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, अब अगर पश्चिम की तरफ आते हैं तो पश्चिम की तरफ पाकिस्तान के सुतका गेंडोर के दास्क नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, अगर हम यही उत्तर की तरफ चलते हैं तो उत्तर की तरफ कश्मीर के मांडा के चिनाख नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, कश्मीर में एक जगह है मांडा, वहीं के चिनाख नदी के किनारे वहीं पर स्थित है। ठीक है, और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो महाराष्ट्र के दैमाबाद के प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। शायद आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मन से पढ़ाई करेंगे तभी समझ में आएगा ना। वो एक कहावत सुनी है ना, कलम से लिख नहीं सकते उदास दिल के अफसाने। क्या? कि कलम से लिख नहीं सकता उदास दिल के अफसाने, हम तुमको दिल से याद करते हैं, बाकी तुम्हारे दिल की खुदा जाने। ठीक है भैया, तो पढ़ाई देखिए मन से करेंगे तभी समझ में आएगी। ठीक है, पढ़ाई से एकदम मोहब्बत कर लो। मोहब्बत करना ही है तो किताबों से करो भैया, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। इसी पर एक शेर अर्ज किया है, मोहब्बत नहीं होती तो ये गजल कौन लिखता, और कीचड़ में पड़े हुए फूल को कमल कौन कहता। मोहब्बत कुदरत का करिश्मा है साहब, वरना कीचड़ में पड़े फूल को कमल कौन कहता। इतनी सी बात शायद अब आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम आगे की तरफ, देखते हैं भैया। हम आगे चलते हैं तो सिंधु सभ्यता की दयाराम साहनी ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता में हड़प्पा की खुदाई किया था। हमने क्या कहा? दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई किया था। जैसे आप, और इसीलिए सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की, इसलिए हड़प्पा को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं। हड़प्पा को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जा सकता है। शायद इतनी सी बात, जैसे आपके घर में कोई बड़ा लड़का होगा तो उस बड़े लड़की का नाम लेकर उसके पापा के नाम पे बुला सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हड़प्पा जो है, हड़प्पा को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना सकता है। अब सिंधु सभ्यता में खुदाई हुआ, खुदाई के दौरान क्या क्या मिला उस चीज को पढ़ना है। ठीक है, अब इधर का पॉइंट शायद आपको एक एक पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको है, अगले वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा हड़प्पा में क्या क्या खुदाई के दौरान मिला। तो हड़प्पा में मिला कुम्हार का चाक मिला। कुम्हार का चाक क्या होता है? आप अपने गांव में देखोगे जो कुम्हार लोग होते हैं वो जिसपे दियली गढ़ा जाते है, गोला सा होता है, उसी को कहते हैं चाक। अब वो क्या था, लकड़ी से तेज से घुमाते उसी पर दियली गढ़ता है। वही मिला, कहाँ मिला भैया? हड़प्पा में मिला। हड़प्पा एक जगह का नाम है और वहीं पर मिला कुम्हार का चाक मिला। ठीक है, और हड़प्पा में मिला अन्नागार। अन्नागार क्या होता है? अनाज रखने का गोदाम मिला। कहाँ मिला भैया? हड़प्पा में मिला।
श्रमिक आवास मिला। श्रमिक आवास का मतलब क्या होता है? मजदूर का घर। कैसे मालूम पड़ा कि ये मजदूर का घर है? भैया मजदूर के घर में क्या होगा? फावड़ा होगा, टंगारी होगा, वो टंगारी होगा, तसला होगा, मतलब मजदूर जो लोग काम करते हैं वही सब सामग्री देखने को मिला। तो हमने कही मजदूर का घर यानी श्रमिक आवास है। और मातृ देवी की मूर्ति मिली। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति के मिलने का मतलब ये है, उस समय का समाज क्या था? पुरुष प्रधान है था। क्या था? मातृ समाज था, यानी मातृ देवी की मूर्ति। इस समय तो पुरुष प्रधान है, ठीक है, उस समय महिला प्रधान होगा, इसलिए मातृ देवी की मूर्ति मिली। ठीक है, और क्या मिला? लकड़ी का उखली मिला। ठीक है, इसे लकड़ी की उखली से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। और क्या मिला? लकड़ी का ताबूत मिला। ताबूत लोग आप जानते हैं जिसमें लोगों के शव को रख करके दफना दिया जाता है। क्रिश्चियन लोगों में ये परंपरा है, उन लोगों में किसी का निधन हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, लकड़ी के ताबूत में शव को सुला करके मिट्टी के नीचे गाड़ देते हैं। आप लोगों ने शायद ताबूत को देखा होगा। ये ताबूत कहाँ मिला? हड़प्पा की सभ्यता में मिला। ठीक है, ताबूत कहाँ मिला भैया? हड़प्पा की सभ्यता में मिला। और क्या मिला? कब्रिस्तान मिला। कब्रिस्तान में आरएस 37 मिला। कब्रिस्तान में आरएस 37 का नाम मतलब देखिए, कब्रिस्तान मिला। कब्रिस्तान के बाहर गेट पर लिखा था आरएस 37। भैया आद्य ऐतिहासिक में यही तो था, एक कुछ समझ में आया। ठीक है, वो भी क्या लिखा इसका मतलब कोई समझ में नहीं पाया। अब हम आते हैं, इसी हड़प्पा में मिला हाथी का कपाल मिला। अच्छा, अब ये हाथी कपाल तो मांस तो गल गया, हाथी के कपाल की हड्डी मिली होगी। ठीक है, और क्या मिला भैया? स्वास्तिक चिन्ह मिला। तो हड़प्पा में क्या क्या मिला शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्या मिला? कुम्हार का चाक मिला, अन्नागार मिला, श्रमिक आवास मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिली, लकड़ी की उखली मिली, लकड़ी का ताबूत मिला, कब्रिस्तान मिला जिसके बाहर गेट पर लिखा था आर्या 37। इसका मतलब क्या होता है अभी तक कोई कुछ नहीं ज्ञात है। हाथी का कपाल मिला था, स्वास्तिक चिन्ह मिला था। तो हड़प्पा में इतनी सामग्री मिली, पूरी एक एक पॉइंट याद रखें, कंपटीशन में कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। ठीक है, अब अगली खुदाई हुई मोहनजोदड़ो की। कब हुई? किस साल में हुई? 1921 में। 1921 में मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो वहां पर मिला पुरोहित आवास। पुरोहित आवास क्या होता है? जैसे पंडित का घर, आपका कोई पुरोहित होता होगा, वही आपके घर आके शादी विवाह कराता होगा। कैसे मालूम पड़ा ये पुरोहित आवास का घर है भैया? जैसे उनके श्रमिक आवास के घर में क्या मिला होगा? लोहा मिला, लोहा की सामग्री औजार मिला होगा, तो हमने कह दिया कि ये श्रमिक आवास है। पुरोहित आवास, उनके घर में हवन कुंड मिला होगा, पूजा पाठ की सामग्री मिली होगी, इसलिए हमने क्या कर दिया, ये क्या है? पुरोहित आवास है। शायद इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। और क्या मिला? घर में ही क्या मिला? कुआं मिला। क्या मिला? घर में ही कुआं मिला। ठीक है, इतनी सी बात शायद समझ। और क्या मिला मोहनजोदड़ो में? और क्या मिला? स्नानागार मिला। अब कहेंगे सर जी ये स्नानागार क्या होता है? देखिए, स्नानागार यानी जैसे आप कह सकते हैं गांव में एक होता है, अगर गांव से मिलान करते होंगे तो पता होगा। स्नानागार था एक तालाब कह सकते हैं आप, स्विमिंग पूल कह सकते हैं, लेकिन उसके तालाब के चारों ओर क्या था? सीढ़ियां बनी हुई थी। ठीक है, उस समय देखिए आद्य इतिहास में भी लोग इतने विकास कर चुके थे। और क्या मिला? सूती वस्त्र यानी कपास मिला, जिसे आप लोग रुई कह सकते हैं। इतनी सी बात शायद समझ में आ गई। अन्नागार मिला। देखिए, हड़प्पा में भी अन्नागार मिला था, लेकिन जो मोहनजोदड़ो में मिला ये बहुत बड़ा अन्नागार था, बहुत बड़ा अनाज का गोदाम मिला। जबकि मिला था छोटा अन्नागार मिला था हड़प्पा में, बहुत बड़ा अन्नागार मिला कहाँ? मोहनजोदड़ो में मिला। अब आगे आते हैं तो चौड़ी सड़क मिला। क्या मिला? चौड़ी सड़क। चौड़ी सड़क। चौड़ी सड़क मतलब का मिलने का मतलब है कि जो मोहनजोदड़ो था यह एक विकसित शहर था। हमने क्या कहा? चौड़ी सड़क। देखिए, जहां का सड़क चौड़ी होगी, जैसे देखिए आपके कहीं आप जहां गांव से मिलान करते हो वहां की सड़क देखेंगे पतली होगा, जबकि मार्केट का देखेंगे डबल लेंथ होगा। यानी आपके गांव से अपेक्षा मार्केट क्या है? विकास कर चुका है। ठीक है, तो चौड़ी सड़क। चौड़ी सड़क का मतलब हो गया मोहनजोदड़ो क्या था? एक विकसित शहर था। यहाँ पर पशुपति शिव मिले, यानी कोई बैठा था इंसान, उसके चारों तरफ पशु जानवर बैठे। ये सब डिपार्ट किसका है भैया? तो भगवान शंकर जी का है। ठीक है, अब आगे आते हैं, सभागार मिला। सभागार कैसे कह लिए सभागार मिला? जरा ध्यान सुनिएगा। तो सभागार मिला। अब ये देखो सिंधु सभ्यता में कोई आपदा आई होगी, सब लोग दब गए होंगे। ठीक है,
और जब यहाँ पर उसकी खुदाई की तो मिला, सभागार यहाँ पर मिला। देखिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और वो दब गए थे, उनकी हड्डियों के मांस तो नहीं होगा, हड्डी मिला, ठीक है। हड्डियों का जब कार्बन डेटिंग किया गया तो पता चला यहाँ पर ढेर सारे इकट्ठे थे, और कुछ लोग मंच था और कुछ लोग, देखिए सब लोगों का मुंह इस साइड था, जो भी 4-5 लोग होंगे मंच पे होंगे उन लोगों का मुंह इस साइड होगा, तो इससे पता तो हो गया कि ये क्या था, एक सभागार था, ठीक है। आगे आते हैं कांसे की नर्तकी, यानी कांसे की नर्तकी एक नाचती हुई एक क्या थी, एक स्त्री थी जो कांसे की मूर्ति बनी हुई थी ऐसे, ठीक है। और तांबे का ढेर मिला, कि कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो मिला, और स्वास्तिक चिन्ह मिला, ठीक है। मृतकों का टीला मिलेगा, मृतकों का टीला का मिलने का मतलब ये हुआ कि ये दर्शाता है कि उस समय कोई भयंकर युद्ध हुआ होगा, ठीक है, और उन सभी शवों को इकट्ठा करके कहीं गड्ढा खनवा के दफना दिया गया होगा, ठीक है, जिससे किसी का हाथ नहीं था, किसी का कपार पचका हुआ था, किसी का मुंडी नहीं था, मतलब अंग छिन्न भिन्न थे। तो हम कह सकते हैं क्या, मृतकों का टीला था, एक अंदाजा इमेजिन करके बता सकते हैं, ठीक है। अगली आती है, अगली सभ्यता आती है चंद्रहूदड़ो। चंद्रहूदड़ो क्या है, कि सिंधु नदी के किनारे है, इसकी खोज किए थे गोपाल मजुमदार ने किया था। तो चंद्रहूदड़ो की खोज किसने किया था, गोपाल मजुमदार ने किया था। शायद आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। देखिए सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल थे उनके बाहर किला हुआ करता था, दुर्ग हुआ करता था, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, एक विकसित शहर थी। इसे बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए इसके चारों तरफ दुर्ग या किला हुआ करता था। लेकिन जो चंद्रहूदड़ो था इसमें दुर्ग या किला नहीं था। तो चंद्रहूदड़ो क्या था, दुर्ग रहित था। यह एक औद्योगिक शहर था, यानी यह एक व्यापारिक शहर था, ठीक है। और चंद्रहूदड़ो में मेकअप के सामान मिले, कॉस्मेटिक के सामान मिले। क्या क्या मिला कॉस्मेटिक सामान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मिला चंद्रहूदड़ो में शीशा मिला, गुड़िया मिला, अलंकृत ईट बना, जिस पर ईट पर क्या बना हुआ था, डिजाइन। ये सब क्या महिलाओं का काम है, ठीक है। अब बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला, यानी बिल्ली वहां कुत्ता पीछा तो नहीं, उनके पंजों के क्या मिले, निशान मिले थे, ठीक है। और क्या मिला, यहीं पर चंद्रहूदड़ो में ही मिला था लिपस्टिक। क्या मिला था, लिपस्टिक मिला था। मनका मिला था, मनका यानी मटका, मटके पर क्या बना था, डिजाइन बना था, और सुई बना था। इसमें जितना भी देखने का महिलाओं से ही रिलेटेड होगा, तो हम कह सकते हैं क्या मिला, इसमें मेकअप का सामान मिला। शायद आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, तो पढ़ाई मन से कीजिएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक शेर सुना देता हूं कि गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, कि गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगू तो 2 रोटी लाती है। गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगू तो 2 रोटी लाती है। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था, कि जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था, जब माँ गोद में उठा करके प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। जब दवा काम ना आए तो माँ नजर उड़ाती है, माँ क्या, जब दवा काम ना आए तो माँ नजर उतारती है। माँ तो माँ होती है जनाब, वो कहाँ हार मानती है। तो ठीक है दोस्तों, अपने लिए नहीं, कम से कम अपने माँ बाप के लिए पढ़े, ठीक है। अगर माँ के जीते जी बेटे की कामयाबी माँ बाप न देख सके तो लानत है ऐसे बेटे पर, ठीक है। हाँ, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, दोस्तों के पास शेयर करना न भूलिएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।